नमस्कार दोस्तों। ये सामान्य अध्ययन में हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे कि आज हम हर्षवर्धन के बारे में बातचीत करेंगे। और हर्षवर्धन का काल जो है उसे हम उत्तर गुप्त काल कहते हैं या गुप्तोत्तर काल कहते हैं। माने हम कहेंगे कि गुप्तों के पतन के बाद जिस शक्ति ने उत्तर भारत पर शासन किया उसे हम कहते हैं गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल का जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ उसका नाम कहते हैं हर्षवर्धन है। लेकिन हर्षवर्धन के कालखंड को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें तत्कालीन जो राजनीतिक वंश है उन राजवंशों के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के पहले या हर्षवर्धन के समकालीन जो भी राजवंश थे, जैसे गुप्तों के पतन के बाद देखा जाए अगर तो जो उत्तर भारत की राजनीति है या मध्य भारत की राजनीति है ये एकदम टूट जाती है और इसमें छोटे छोटे बहुत से राजवंशों का उदय होता है। आप देखेंगे कि उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों ने शासन किया है। यहाँ पे अगर ये देखा जाए कि हरियाणा के थानेश्वर में तो आप कहेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का उदय हुआ। मालवा में अगर देखें तो मालवा में यशोवर्मन का उदय हुआ, मालवा के यशोवर्मन थे। और कन्नौज में अगर देखा जाए तो कन्नौज में मौखरी वंश का शासन था। और मौखरी वंश का एक बड़ा प्रसिद्ध शासक जिसका नाम उल्लेखनीय यहाँ पर है उसका नाम था ग्रहवर्मन। उसका नाम क्या था? ग्रहवर्मन। ठीक है, जो मौखरी वंश का शासक था। और अगला जो हम कहें कि गुजरात के वल्लभी में मैत्रक वंश का उदय हुआ। गुजरात के वल्लभी में किसका? मैत्रक वंश का उदय हुआ। और इसी के साथ बंगाल में आप देखिएगा तो बंगाल में गौड़ वंश का उदय होता है, जहां का शासक हुआ करता था उस समय शशांक। ठीक है, बंगाल के गौड़ वंश में जो शशांक नाम का शासक बड़ा ही प्रतापी शासक हुआ। आगे अगर देखें तो मगध के क्षेत्रों में तो मगध में परवर्ती गुप्त शासकों का ही शासन था। किसका? परवर्ती गुप्त शासकों का शासन था। तो इसलिए आप यहाँ पे अगर देखें कि ये जो शासक हैं वास्तव में इनके अपने छोटे छोटे जो राज्य हैं वहाँ पे अब अपना सबका अलग अलग व्यवस्था हो जाती है, अलग अलग सबके राज्य हो जाते हैं। अब किसी एक ऐसी केंद्रीय शक्ति का अभाव सा हो जाता है जो संपूर्ण उत्तर भारत की राजनीति को एक धागे में बांध करके रख सके। तो इस तरह से हम अगर देखें कि एक धागे में बांधने की बात जो आ रही है कि एक सूत्र में नहीं बांध पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अब एक फूट सी पड़ गई है। अब बड़े राजवंशों का जैसे अकाल सा पड़ गया है गुप्तों के बाद। जैसे मौर्यों के बाद गुप्तों ने संभाला था, अब गुप्तों के बाद एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो फिर से इस राजनीति के एकीकरण को समझ सके और उसको स्थापित कर सके। इसी समय एक राज्य जो हमने कहा आपसे हरियाणा, जिसे आप हरियाणा कहते हैं, हरियाणा, तो हरियाणा में एक स्थान पाया जाता है जिसको आप थानेश्वर कहते हैं। तो हरियाणा के थानेश्वर में एक वंश का उदय हुआ जिसे हम कहते हैं पुष्यभूति वंश, या इसी को आप वर्धन वंश भी कहते हैं। इसी को हम वर्धन वंश भी कहते हैं। तो वर्धन वंश के शासकों में या जो पुष्यभूति वंश है, पुष्यभूति वंश के शासकों में शुरुआती शासकों का जो नाम मिलता है, पहला शासक इसका मिलता है नरवर्धन। उसके बाद एक शासक हुआ जिसका नाम था आदित्यवर्धन। और आदित्यवर्धन के बाद जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम बताया जाता है प्रभाकर वर्धन। शुरुआती शासकों में प्रभाकर वर्धन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, सबसे महत्वपूर्ण शासक कहा जा सकता है कि अब तक के शासकों में थोड़ा सा मजबूत है। और इस बात से कल्पना ये किया जा सकता है कि जब प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठता है तो इसने महाराजाधिराज और परम भागवत जैसी उपाधियां धारण करी। जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने महाराजाधिराज और परम भागवत की उपाधि धारण किया, जो इस बात के लिए पर्याप्त सबूत है कि ये ऐसा प्रतापी शासक रहा होगा जो तत्कालीन राजनीति को समझता रहा होगा और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करता रहा होगा। प्रभाकर वर्धन से ही वर्धन वंश की या पुष्यभूति वंश के इतिहास की शुरुआत होती है। कैसे? आप देखें कि जो प्रभाकर वर्धन था उसके पास 3 संतानें थीं। प्रभाकर वर्धन के पास कितनी संतानें थीं? 3 संतानें हैं। अच्छा, ये पूरी की पूरी कहानी आप देख रहे हैं जो वो बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में मिल जाएगी। ठीक है, ये जो कहानी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ये बाणभट्ट का एक ग्रंथ है हर्ष चरित्र।
हर्षचरित में आपको ये सारी की सारी वंशावली, सारी की सारी कहानियां दी हुई हैं। तो प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी। सबसे बड़ी थी इनके पास एक पुत्री जिसका नाम था राजश्री। प्रभाकर वर्धन की एक बड़ी पुत्री थी जिसका नाम क्या था, तो राजश्री था। और इसका एक बेटा था, एक पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र, जो जिसका नाम बताया गया राज्यवर्धन। और इसकी एक छोटा पुत्र था इसका, जिसका नाम था हर्षवर्धन, जो कालांतर में बहुत ही प्रतापी शासक बनता है। तो हर्षवर्धन से ही मूल रूप हमें आवश्यकता है इसकी। लेकिन एक चीज हम देखें कि इसके थोड़ा सा इतिहास पर भी नजर डालना आवश्यक है। बात ये हुई कि जब तक प्रभाकर वर्धन जिंदा रहा या ये अपने शुरुआती संघर्षों में सफल रहा और एक विशाल साम्राज्य की नींव डाला, लेकिन कहा जाता है कि हर्षवर्धन ये प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम समय में, प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम समय में थानेश्वर पर हूणों का आक्रमण हो जाता है। थानेश्वर पर किस जातियों ने आक्रमण किया? हूण ने आक्रमण किया। और इन हूण आक्रमणकारियों से निपटने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राजश्री को भेजा था। तो जब प्रभाकर वर्धन अपने पुत्र राज्यवर्धन को भेजता है हूणों के खिलाफ, तो हूणों से संघर्ष करने में ये व्यस्त था। इधर ये जा करके हूणों से संघर्ष कर रहा है कौन? ये बड़ा वाला बेटा जिसका नाम है राज्यवर्धन। जब ये संघर्ष कर रहा था और इसी संघर्ष में व्यस्त होने के कारण इसका लाभ उठाया गौड़वंशी शशांक ने। गौड़वंशी शशांक ने, और मालवा में एक उत्तरगुप्त शासक था मालवा में, वो उसका मित्र था जिसका नाम है देवगुप्त। तो एक तो हो गया शशांक, और शशांक का मित्र है देवगुप्त। ये दोनों मिल करके आक्रमण का प्लान कर लेते हैं। किसके ऊपर? मौखरी वंश के ऊपर। कन्नौज या महोदय नगर इसको कहते हैं। कन्नौज को कहते हैं महोदय नगर। कन्नौज को महोदय नगर कहते हैं, या इसी को कहा जाता है कान्य कुंज। कान्य कुंज, महोदय नगर, कन्नौज या कान्य कुंज। तो यहां पे मौखरी वंश का शासन था, और मौखरी शासक कौन था? ग्रहवर्मन था। ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रहवर्मन है इसका विवाह हुआ था राजश्री के साथ। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन का जीजा या बहनोई होगा कौन? ग्रहवर्मन, चूंकि राजश्री तो इसकी बहन है। तो अच्छा, इधर प्रभाकर वर्धन का दामाद हो गया ग्रहवर्मन। और जब गौड़ नरेश शशांक और देवगुप्त, मालवा का शासक था छोटा सा, इसी का मित्र था, शशांक और देवगुप्त ने मिलकर के सम्मिलित रूप से कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज पर अधिकार करते हुए इन्होंने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, और ग्रहवर्मन की हत्या होने के साथ ही साथ यह जो है राजश्री को कैद कर लेते हैं ये लोग। मतलब देवगुप्त और शशांक ने मिलकर के ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, और उसकी पत्नी अर्थात राजश्री की बहन, राज्यवर्धन की बहन राजश्री को वो कैद कर लेता है, अपने उठा के ले आता उसको बंगाल में। अब जब इस बात की सूचना मिलती है राज्यवर्धन को, तो राज्यवर्धन अपने भाई का, अपने बहन का बदला लेने के लिए, अपने बहन से उनका बदला लेने के लिए उनसे, शशांक से और देवगुप्त से वो आगे बढ़ता है। उधर हूणों के आक्रमण से ये निपट चुका था। तो जब राज्यवर्धन यहाँ से आगे निकला तो सबसे पहले मालवा पर इसने आक्रमण किया, और मालवा में मुलाकात हो जाती है देवगुप्त से, और देवगुप्त को पराजित करके इसने देवगुप्त की हत्या कर दी। कहानी समझिएगा कि जब राज्यवर्धन ने हूणों को पराजित किया, हूणों के संघर्ष से निजात पाया और फिर वापस लौटता है, इधर अपने बहनोई की हत्या और बहन के कैद की बात ये सुनता है, तो जा करके मालवा के शासक देवगुप्त पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण में देवगुप्त की हत्या हो जाती है। अब दूसरा टारगेट कौन था जिसके यहाँ बहन कैद में थी? माने गौड़ नरेश शशांक। जैसे ही राज्यवर्धन ने शशांक के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया, शशांक एक संधि वार्ता करने के लिए उसको अपने पास बुलाया, और कहा जाता है, जो इतिहास में प्रमाण मिलता है,
कि राज्यवर्धन जो है जब शशांक से मुलाकात करने के लिए संधि के स्थल पर जाता है तो धोखे से उसके पीठ पर छुरा घोंप करके राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो इसका बहनोई मर गया गृहवर्मन, दूसरा राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी गई, और तीसरी कहानी क्या थी कि राज्यश्री इसी शशांक के कैद में है। जब राज्यश्री इसके कैद में होगी और इसके भाई की हत्या कर दी गई है और इस अशुभ समाचार की सूचना जैसे ही प्रभाकर वर्धन को लगी, प्रभाकर वर्धन को हृदयाघात आ गया, अर्थात हार्ट अटैक आ गया और प्रभाकर वर्धन बेचारे निकल लिए, टहल लिए। और जब प्रभाकर वर्धन टहल लिए, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, तो आप देख सकते हैं कि राज्यश्री तो उनके कैद में है ही, एक हत्या गृहवर्मन की, दूसरी हत्या राज्यवर्धन की और तीसरी मौत हो गई प्रभाकर वर्धन की। इस तरीके से देखा जाए अगर तो छोटी से समय में बड़ी घटनाएं जन्म ले लेती हैं। और इसी के साथ साथ देखें अगर कि ये घटना जो होते होते हो गया था आपका 606 ईस्वी के आसपास, और अभी जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 591 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था इसका? तो 591 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, 591। जरा सा आप देखिए कि 591 और 606 में यह अपना राज्याभिषेक करवाता है। हर्षवर्धन का जन्म हुआ कितना? 591 में, ठीक है, और 606 में यह गद्दी पर बैठता। कितना साल का रहा होगा बच्चा? ये अभी आप देखेंगे इधर 91 मतलब 9 साल हो गया, 9 1 10 और 5 15, लगभग 15 साल की उम्र में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है, क्योंकि उसके बड़े भाई राज्यवर्धन की भी हत्या हो चुकी थी और इसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। और इस तरीके से इन विकट परिस्थितियों में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। अब इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। एक तो प्रतिद्वंदियों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा, और दूसरी चीज अपने बहन बहनोई भाई का बदला लेना। ये दो टारगेट इसके जीवन के थे और साम्राज्य का विस्तार तो था ही था। मित्रों बता दें कि हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है और इसके पीछे की आप जरा सा कहानी समझें कि 591 में जन्म हुआ। इसकी माता का नाम था यशोमती। हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था? यशोमती। और इसकी राजधानी जो थी, माने इसकी हम कहें हर्षवर्धन की, चाहे हम कह लें आप पुष्यभूति वंश की या वर्धन वंश की, तो वर्धन वंश की या पुष्यभूति वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर, और बाद में राजधानी हो गई कन्नौज। ठीक है, कन्नौज हो गई। पहले राजधानी इनकी थानेश्वर थी, बाद में हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज को राजधानी बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा कि कन्नौज की जो राजधानी किसने बनाया, कन्नौज को राजधानी किसने बनाया था? तो हर्षवर्धन ने बनाया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी के रूप में प्रयोग किया था। इसकी उपाधियों से सवाल मित्रों आपसे पूछे जाते हैं कि हर्षवर्धन की कौन कौन सी उपाधियां थी। तो एक उपाधि इसकी हाल ही में पूछी गई शीलादित्य, दूसरी उपाधि इसकी महाईश्वर, और तीसरी इसकी महाराजाधिराज, और चौथी सार्वभौम। सारी की सारी उपाधियां रट डालिएगा, घोल के पी डालिएगा थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के बाबू। अगर आप ये याद रखेंगे तो यहां से जरूर सवाल आते हैं। क्या बताया हमने हर्षवर्धन की उपाधियों के बारे में कि शीलादित्य, माहेश्वर, राजाधिराज, महाराजाधिराज और सार्वभौम, ये 4 उपाधियां शीलादित्य, माहेश्वर, महाराजाधिराज और सार्वभौम, ये 4 उपाधियां अगर आप याद रखेंगे तो माहेश्वर कभी पूछ लेता है, कभी शीलादित्य पूछता है। ठीक है, ये 2 तो आपको जरूर याद रखना है। सार्वभौम याद रखिएगा। महाराजाधिराज तो बहुत सारे गुप्त शासकों के नाम मिले हैं। ठीक है, तो यहां पे आप इसको ध्यान देंगे कि जब पूछेगा कि कौन से गुप्तोत्तर शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तो आप कहेंगे कौन सा? हर्षवर्धन। फिर पूछेगा कि उत्तर गुप्त काल में या गुप्तोत्तर शासन काल में कौन शासक था जिसकी उपाधि थी शीलादित्य अथवा माहेश्वर। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है दोस्तों, वो जानकारी एक तो हमको मिलती है अभिलेखीय प्रमाण से, दूसरी जानकारी मिलती है साहित्यिक प्रमाण, तीसरी जानकारी मिलती है हमको विदेशी विवरण से। तो इतिहास जानने के 3 ही साधन में आपसे चर्चा किया हूं कि इतिहास जानने के 3 साधन होते हैं। उन्हीं 3 साधनों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है।
तो अभिलेखीय प्रमाण में अगर देखें तो आप जानते होंगे कि आजमगढ़ और एक मऊ जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ और मऊ करके दो जिले हैं। तो मऊ जिले में ही एक स्थान पड़ता है मधुबन या मधुबनी, आजमगढ़ के रास्ते पड़ता है। तो आप यहाँ मधुबनी से एक दान पत्र या ताम्र पत्र पाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कुछ दान के बारे में विवरण यहाँ पे दिखाई देता है। तो यह भी अभिलेखीय प्रमाण हो गया किसका, हर्षवर्धन का। और कुछ सिक्के भी पाए गए हैं, नालंदा और सोनीपत से कुछ सिक्के भी हर्षवर्धन के पाए गए हैं। हर्षवर्धन के सिक्कों की अगर हम जैसे अभिलेखीय प्रमाण के अंतर्गत ही तो देखा जाता सिक्कों का इतिहास। अगर हम बात करें कि इसके सिक्के कहाँ से पाए गए, मतलब कि हर्षवर्धन के सिक्के कहाँ से पाए गए हैं, तो एक तो नाम लेंगे हम नालंदा का, ठीक है, और दूसरा नाम लेंगे हम सोनीपत का। पानीपत सोनीपत आप जानते होंगे। नालंदा और सोनीपत से हर्षवर्धन के सिक्के मिले हैं, उसके शासनकाल के सिक्के मिले हैं। तो ये बात जाहिर सी बात है कि ये अभिलेखीय प्रमाण इसके मिल रहे हैं, तो यहां तक इसके साम्राज्य का विस्तार रहा होगा। अगर हम बात करें साहित्यिक प्रमाण पर, तो हमने पहले ही बताया आपको कि यह एक विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता शासक था। हर्षवर्धन एक विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता शासक था। इसके दरबार में बाणभट्ट नाम के विद्वान को संरक्षण प्राप्त था। बाणभट्ट के नामक विद्वान को संरक्षण प्राप्त था। पूछा जाएगा दोस्तों कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किसे संरक्षण, उसके दरबार में कौन बैठते थे, कौन रहते थे, तो यही बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट को ही इसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था। और बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी नाम के दो ग्रंथ लिखे हैं। इसमें हम देखें अगर तो जो हर्षचरित है बड़ा ही महत्वपूर्ण है गुप्तोत्तरकालीन इतिहास जानने के। हर्षवर्धन और वर्धन वंश की पूरा इतिहास, उसके पूर्वजों की बात है ना, इन तमाम चीज जो इनका हर्षचरित है ये 8 खंड में बटा हुआ है। इसके 8 अंक हैं। शुरुआती 3 अंक में बाणभट्ट ने अपनी जीवनी लिखी है। 3 भाग में, शुरुआती 3 भाग में बाणभट्ट ने अपनी जीवनी लिखी है। बाद के 5 भागों में हर्षवर्धन के बारे में, उसकी राजनीति और धर्म समाज इत्यादि के बारे में कहते हुए उसके पूर्वजों की भी बात इसमें, उसका भी इतिहास इसमें बताया गया है। कादंबरी और हर्षचरित 2 इनकी किताब है, ग्रंथ है बाणभट्ट की। एक नाम हमने कहा कि राजा हर्षवर्धन भी विद्वान था, तो इसने 3 नाटक लिखे हैं। एक तो नागानंद, दूसरा रत्नावली और तीसरा है प्रियदर्शिका। ठीक है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये 3 नाटक किसने लिखे हैं, तो हर्षवर्धन ने लिखे। स्वयं शासक हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं। 3 नाटक लिखता है, एक तो प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली, तीसरा नागानंद। फिर से बोल दे रहा हूं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 नाटक किसने लिखे हैं, तो ये लिखे हैं किसने, हर्षवर्धन ने लिखे हैं। हर्षवर्धन के समय एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था वेनसांग। वेनसांग का नाम आप जानते होंगे। इसी के बाद इतसिंग भी भारत आता है। तो वेनसांग, इतसिंग, ये वेनसांग जो है एक बौद्ध भिक्षु था और ये हुनान प्रांत का, चाइना के हुनान प्रांत से संबंधित था। और ये लगभग 14-15 वर्ष की उम्र में एक मठ में, एक बौद्ध मठ में भिक्षु बन गया था। और इसके मन में भारत में बौद्ध ग्रंथों को जानने की, पिटकों को पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। और ये उसी बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए स्थल मार्ग के द्वारा भारत आता है। और बड़ा इसका जो विवरण आप पढ़ेंगे ना, इसका जो वेनसांग का विवरण है वे सी यूकी के नाम से संकलित किया गया है। वेनसांग का जो यात्रा वृतांत है वो CUQ के नाम से, CUकी के नाम से संकलित किया गया है। और इसमें यह बताता है कि मैं जब यहाँ पे गया तो लगभग 1.5 वर्ष तक यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। लगभग कितने वर्ष तक, 1.5 वर्ष तक यह नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। जिस दौरान ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था उस दौरान वहाँ के प्राचार्य हुआ करते थे सीलभद्र। ये बात आपसे पूछी गई, इंपॉर्टेंट बात है कि जिस समय वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था वहां का प्राचार्य कौन था, तो वो सीलभद्र थे। ठीक है, तो इस तरीके से विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें इतिहास की जानकारी इसके शासनकाल की मिल जाती है। कुछ और बातों पर आपका मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि हर्षवर्धन से जुड़े और भी जितने फैक्ट हैं वो भी आप जान लीजिए, चूंकि इससे बाहर सवाल नहीं आने हैं जितना मैं कह रहा हूं। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो वास्तव में आपका सवाल यहां से गलत नहीं होना है दोस्तों। आप इस चीज को एकदम गांठ बांध लीजिएगा। हमने ये कहा कि इस तरीके से इसका जो इतिहास है एक तो हमने जानने का प्रयास कर लिया। दूसरी बात, जब ये गद्दी पर बैठता है
माने 606 ईस्वी में जब इसने अपना राज्याभिषेक करवाया, बड़ी विकट परिस्थितियां, तो एक तो इसने अपने साम्राज्य को एक विस्तृत मोड़ दिया, एक बड़े आयाम पर स्थापित किया अपने साम्राज्य को। और दूसरी चीज कि शासक बनने के बाद ना इसने अपने साम्राज्य का बेहतर विकास किया, बल्कि इसने शशांक के ऊपर आक्रमण करके और शशांक की हत्या कर दी। और वहां से एक बौद्ध भिक्षु था दिवाकर मित्र, उसी दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को शशांक की कैद से आजाद करवा के वापस ले आता है और उसको कन्नौज की प्रशासिका नियुक्त कर देता है। आगे हमने बताया आपको कि कन्नौज की शासिका जो थी वो कौन थी, आप बताया गया है कि कौन थी, राजश्री थी। ठीक है, राजश्री को कन्नौज का ये प्रशासिका नियुक्त कर देता है, वहां की शासिका नियुक्त कर देता है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ समय पश्चात हर्षवर्धन ने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया और तत्पश्चात अपनी राजधानी जो हरियाणा के थानेश्वर में थी उसे उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शिफ्ट कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि हर्षवर्धन ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, एक बात यहाँ पे और आप ध्यान दीजिएगा कि यह एक बड़ा ही धर्मपरायण शासक था, इसने अनेक धर्मों को संरक्षण प्रदान किया था। इस संदर्भ में अगर हम बातचीत करें तो ये आप पाएंगे कि इसने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, कहा जाता है कि हर्षवर्धन जो है ये दान देने के लिए बड़ा ही उतावला रहता था। और दान को लेकर के कहा जाता है कि इसने प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष गंगा के किनारे महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और उसमें ये क्या करता था, अपने साथ जितनी भी चीजें ले आता था वो सब दान कर देता था। हर्षवर्धन कहाँ पे, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे ये मैं मिटा दे रहा हूं इसको। हमने कहा कि एक था कन्नौज और दूसरा एरिया था प्रयाग। यहीं पर ये क्या करता था, महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। महामोक्ष परिषद, इसमें ये प्रत्येक 5वें वर्ष जा करके आयोजन इसका करवाता था और लोगों को भोज करवाता था, अपने साथ जितनी भी चीजें ले जाता था वो सब दान कर देता था। यह बात का उल्लेख वेनसांग भी करता है। वेनसांग कहता है कि जब मैं वहां पे गया था तो उस साल स्वयं हर्षवर्धन वहां उपस्थित हुआ था और वो जो है वो उसने महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया था। तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि महामोक्ष परिषद का सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ आयोजित करवाया जाता था। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक तो कन्नौज और दूसरा कहाँ पे, प्रयाग में क्या करवाया जाता था, महामोक्ष परिषद का आयोजन कौन करता था, तो हर्षवर्धन करता था। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी और ये सारे के सारे लेक्चर आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो यहीं से हमारा आपका जो एंशिएंट भारत का इतिहास है ये समाप्त होता है दोस्तों। एंशिएंट का इतिहास ये लास्ट चैप्टर था, यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ये सबसे माने हम कहें कि अशोक के बाद अगर किसी का साम्राज्य विस्तार था तो वो इसी हर्षवर्धन का था। अशोक के बाद अगर किसी का प्राचीन काल में साम्राज्य विस्तार दिखाई देता है तो किसका, इसी हर्षवर्धन का था। और हर्षवर्धन के मरने के बाद फिर से स्थितियां जो हैं वो एकदम बदल जाती हैं और अब छोटे छोटे राजवंशों का पुनः उदय होता है। इन्हीं राजवंशों को आप पूर्व मध्य काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें आप भारतीय राजवंश की अगर चर्चा करें तो जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश आ जाएगा, परमार आ जाएगा, कन्नौज के गढ़वाल वंश आ जाएंगे, पाल वंश आ जाएगा, सेन वंश आ जाएगा, बहुत सारे वंशावली आपको पढ़नी है। और अब हम लोग उसी टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। अगला वीडियो जो आपको मिलेगा वो इसी पूर्व मध्यकाल से मिलेगा, जिसे आप राजपूत काल कहते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों एकदम पूरी ईमानदारी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके जीएस की तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए आप हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूर्व मध्यकाल के साथ।